जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए थे दोस्तों, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो भारतीय उद्योग क्षेत्र से संबंधित थे उनको मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो कृपया करके उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 51 नंबर क्वेश्चन से अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लघु एवं कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो वे बहुतों को क्या करते हैं दोस्तों, तो रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए जो है दोस्तों लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना कि वर्ष 2001-2 में की गई लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जहां 220.55 यानी 220.55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं वर्ष 2009-10 की चौथी अखिल भारतीय संगणना के परिणामों के अनुसार यह संख्या बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, तो 659 लाख पहुंच गया है। अतः स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि उल्लेखनीय है कि एमएसएमई यानी एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वार्षिक जो रिपोर्ट है दोस्तों 2021-22 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था, जिसमें से 360.41 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र में, याद रखना है दोस्तों 387.18 लोग व्यापार में तथा लगभग 362.22 लाख लोग जो है दोस्तों अन्य सेवाओं में लगे हुए थे। और ये सभी की सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर डेटा दिया गया है दोस्तों, व्यापक गतिविधि श्रेणी और रोजगार लाख में उनका हिस्सा। तो विनिर्माण में कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में है दोस्तों 186.56, शहरी में है दोस्तों 173.86 और कुल कितना है दोस्तों अगर मिला दिया जाए ग्रामीण तथा शहरी को तो 360.41। हिस्सा कितना है दोस्तों प्रतिशत में देखा जाए तो यह है दोस्तों 32%। फिर विद्युत के क्षेत्र में अगर बात करा जाए दोस्तों तो कितना है, तो 0.06% ग्रामीण में है और 0.02 कितना है दोस्तों शहरी में। और कुल देखा जाए दोस्तों तो कितना हो गया है, तो 0.07 0% हिस्सा इसका दिया गया दोस्तों। फिर है दोस्तों व्यापार में, तो व्यापार में दोस्तों 160.64 ग्रामीण में और 226.54 जो है दोस्तों शहरी में। कुल कितना हुआ दोस्तों, तो 337.18 और प्रतिशत में देखा जाए तो दोस्तों कितना होगा, तो 35%। फिर अन्य सेवाओं में है दोस्तों 150.53 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी में कितना है दोस्तों, तो 211.69 और कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 262.22 और परसेंटेज में देखा जाए दोस्तों तो कितना होगा, तो 33%। तो समग्र रूप से कहा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, शहरी की अगर बात करें तो ग्रामीण की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा रोजगार, तो 497.78 और शहरी की अगर बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 612.10। कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1109 यानी 1109.89% 8 हो जाएगा दोस्तों और प्रतिशत देखा जाए तो 100%। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम विशालतम उद्योग है। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि भारत का जो प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, तो सूती कपड़ा जो है दोस्तों भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। भारत जो है दोस्तों, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल कब लगाई गई थी, मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है दोस्तों यह कि 1818 ईस्वी में कलकत्ता में के निकट स्थापित की गई थी दोस्तों भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है कुटीर उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था।
भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था दोस्तों, याद रखना है आपको। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी में सवाल पूछा गया दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, सऊदी अरब जो है दोस्तों कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रश्न काल के समय जो था दोस्तों इसका शीत था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस जो है दोस्तों, याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस जो है सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादक देश रहा है, जबकि वर्ष 2018 एवं 17 में यह स्थान किसका था दोस्तों? तो सऊदी अरब में। तो अब जो है दोस्तों नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किसका स्थान आ गया है दोस्तों? तो रूस का आ गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, भिलाई जो है दोस्तों यह लौह इस्पात संयंत्र है और यह संयंत्र जो है दोस्तों नदी के तट पर स्थित नहीं है। और यह किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? तो याद रखना है पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। तो भिलाई स्टील प्लांट को छोड़कर से सभी लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है। इस स्टील प्लांट की स्थापना जो है दोस्तों यूएसएसआर की मदद से की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भिलाई स्टील संयंत्र एक खाली स्थान उपक्रम है। तो आपको बताना है दोस्तों किस प्रकार का उपक्रम है? तो यह जो है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? तो यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, चिकवा माटा यानी चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों चिली किसके लिए फेमस है? तो याद रखना है दोस्तों तांबा के लिए फेमस है दोस्तों चिली। चिली में कौन सा जगह है दोस्तों? तो चिकवी का माता, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया। तो रूड के नाम से फेमस कौन है दोस्तों? तो जर्मनी है, बिल्कुल सही है। पो घाटी जो है दोस्तों इटली में, जिस प्रकार हमारे यहाँ गंगा है दोस्तों, तो इटली की गंगा किसको कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है कि इटली की गंगा के नाम से कौन सा फेमस है? तो पो नदी है दोस्तों। तो इटली में पो घाटी, ये भी सही है दोस्तों। कांटो मैदान जो है दोस्तों जापान का है, जबकि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रूड क्षेत्र जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है। पो घाटी इटली में है। पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, याद रखना है। कांटो मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर स्थित है दोस्तों। याद रखना है कि कांटो का जो मैदान है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? सभी को मालूम होगा, होन्शु है, उसी पर स्थित है दोस्तों। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो है दोस्तों यूएसए का एक औद्योगिक क्षेत्र है, न कि यूनाइटेड किंगडम का। तो याद रखना है कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड किसका क्षेत्र है दोस्तों? तो यूएसए का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत्व भंडार अपर्याप्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशालतम संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, प्राकृतिक गैस के इन विशालतम संसाधनों का उपयोग जो है दोस्तों उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है, यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन में किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण आदान यानी इनपुट है, अतः भारत में संभावित विशालतम प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो याद रखना है दोस्तों नेपा नगर, सभी को मालूम होगा दोस्तों नेपा नगर जो है दोस्तों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है। नेपा नगर कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो याद रखना है दोस्तों तेल अनुसंधानों में संलग्न है दोस्तों ऑयल, याद रखना है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है दोस्तों जो रुक्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है दोस्तों कि एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि एमएमटीसी जो है लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की थी। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार का उपक्रम एमएमटीसी लिमिटेड धातु क्या है दोस्तों, तो धातु एवं खनिज व्यापार निगम भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के जाजपुर जिले के कलिंग नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। इसे एमएमटीसी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1992 से विनिर्माण क्षेत्र के सकल पन्याव्रत यानी प्रोडक्शन में भारत में लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है। तो किस कोटि में आता है दोस्तों, कितने प्रतिशत कोटि में आता है, तो 40% कोटि में आता है दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी पुराना है, 1997 का है दोस्तों, अब तो डेटा चेंज भी कर गया होगा। तो प्रश्न काल में विनिर्माण क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु क्षेत्र का अंशदान 40% था दोस्तों, याद रखना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई जो मंत्रालय है दोस्तों, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014-15 में वर्ष 2018-19 की अवधि में वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जीवीओ यानी उत्पादन का सकल मूल्य में विनिर्माण एमएसएमई का योगदान कितना है दोस्तों, तो घट गया है। अब कितना हो गया है दोस्तों, तो 33% पर स्थिर रहा है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सार्वजनिक पहला स्टेटमेंट है दोस्तों सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के अंतर्गत आता है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट है सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, तो यह भी इसका कार्य है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का। फिर है दोस्तों संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, तो यह भी इसका कार्य है दोस्तों। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, यह भी इसका कार्य है दोस्तों। तो इसमें सभी के सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना तथा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है दोस्तों, याद रखना है। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है दोस्तों भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं वो सभी के सभी बेनिफिशियल हैं दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत कौन कौन सा है दोस्तों, तो शक्ति, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा खनन, भारी मशीनरी, कागज इत्यादि में, याद रखना है दोस्तों, आधारभूत में भारी निवेश किया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है दोस्तों, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। तो याद रखना है दोस्तों, अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लेंगे इसको कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन है दोस्तों, तो याद रखना है वह है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। क्या नाम है दोस्तों, एमएमटीसी। यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थाओं में से एक है। यह भारत में खनिजों का
विशालतम निर्यातक एवं भारत का विशालतम बुलियन व्यापारी है दोस्तों, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसा नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों ESSAR ऑयल जो है दोस्तों सेल भेल और ONGC से क्या है दोस्तों, यह भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एसआर ऑयल रुइया समूह के अधीन निजी क्षेत्र का उपक्रम है, याद रखना है, यह निजी क्षेत्र का उपक्रम है। बाकी अन्य जो हम लोग देखे थे दोस्तों वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण थे, यानी सेल याद रखना है दोस्तों। फिर क्या था, भेल और ONGC, ये तीनों के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है, तो याद रखना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। उपयुक्त चारों विकल्पों में से मात्र एस्सार ऑयल लिमिटेड ही निजी क्षेत्र के हैं, जबकि अन्य सभी तीनों जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। तो याद रखना है आपको कि बोंगाई गांव रिफाइनरी जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मंगलोर रिफाइनरी भी जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हल्दिया रिफाइनरी भी जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि एस्सार ऑयल लिमिटेड जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी विकल्प जो है दोस्तों सही नहीं है। हल्दिया रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है, जबकि मंगलोर रिफाइनरी तथा बोंगाई गांव रिफाइनरी क्रमशः ONGC तथा IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक इकाई है दोस्तों, याद रखना है। देश में इस समय कुल, याद रखना है दोस्तों, 23 तेल शोधनशालाएं यानी रिफाइनरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि वर्तमान समय में देश में कितने तेल शोधनशालाएं हैं, तो 23 हैं दोस्तों, जिनमें से 18 सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र से कितना है दोस्तों, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र कह सकते हैं आप। 3 जो है दोस्तों निजी क्षेत्र के हैं तथा 2 जो है दोस्तों संयुक्त उद्यम की हैं, याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कौन कौन सी है दोस्तों, तो भारतीय तेल निगम IOC गुवाहाटी, नुनमती है जो दोस्तों जो असम में स्थित है। भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी बिहार में स्थित है। फिर इसके सहयोग से बनाया गया दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से गुजरात के कोयली में, जो कि बड़ौदा में स्थित है दोस्तों। हल्दिया में बनाया गया पश्चिम बंगाल में IOC के सहयोग से। मथुरा में बनाया गया दोस्तों IOC के सहयोग से, मथुरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिग्बोई IOC के सहयोग से बनाया गया है, भारतीय तेल निगम की सहायता से दिग्बोई में बनाया गया। फिर पानीपत में रिफाइनरी बनाया गया दोस्तों IOC यानी भारतीय तेल निगम के सहयोग से। फिर है दोस्तों बोंगाई गांव असम में स्थित है, यह भी जो है दोस्तों IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाया गया रिफाइनरी यहाँ पर बोंगाई गांव में दोस्तों। फिर है कौन सा दोस्तों, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL, किसके सहयोग से, तो यह भी बनाया गया है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक है दोस्तों, मनाली चेन्नई में। फिर है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी है दोस्तों, नागपट्टिनम में बनाया गया है। नागपट्टिनम कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में। फिर है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म HPCL कहा जाता है, तो यह भी रिफाइनरी है दोस्तों, विशाखापट्टनम में स्थित है, आंध्र प्रदेश। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ही एक शाखा खोली गई है दोस्तों, कहाँ पर, तो मुंबई में। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की भी एक शाखा खोली गई है दोस्तों, रिफाइनरी मुंबई में। फिर है कोची रिफाइनरीज लिमिटेड BPCL की सहायक कंपनी है यह, तो कोची केरल में। फिर है तातीपाका ONG के सहयोग से बना है दोस्तों, तातीपाका कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। फिर है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ONGC की यह सहायक है और ये रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों, तो मंगलौर में है। फिर है पारादीप रिफाइनरी IOC के सहयोग से बना है और यह कहाँ पर है दोस्तों, यानी सहायक है इसमें IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और यह उड़ीसा में स्थित है। फिर निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कौन कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर गुजरात, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर, ये भी गुजरात में दोस्तों, और नयारा एनर्जी लिमिटेड जो है दोस्तों पूर्व नाम एस्सार ऑयल वाडीनार, यह भी गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो रिलायंस के 2 निजी क्षेत्र के रिफाइनरी हैं दोस्तों, याद रखना है। फिर संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी, तो भारत और ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर HMEL भटिंडा पंजाब में स्थित है दोस्तों, BPCL की सहायक कंपनी है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL BPCL की सहायक है और ये नुमालीगढ़ में स्थित है। नुमालीगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो यह असम में स्थित है।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है? तो याद रखना है दोस्तों, उपयुक्त में से सभी जो तेल रिफाइनरी यहाँ पर दी गई है वो सभी के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं दोस्तों। तो इसमें से कोई भी जो है दोस्तों निजी क्षेत्र की रिफाइनरी नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी? तो वह कौन सा था दोस्तों? तो यह था BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। तो प्रश्न काल तथा वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केवल BSNL लाभ की स्थिति में नहीं रही है। प्रश्न काल में BSNL को 7,085 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, याद रखना है, जबकि अन्य कंपनियां लाभ की स्थिति में थी। BSNL की स्थापना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2000 में की गई थी दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई थी? तो वो कौन सा है दोस्तों? तो भारत संचार निगम लिमिटेड है यानी BSNL। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में, भाई साहब नहीं लगेगा, इसका नेटवर्क कितना ज़्यादा खराब है, जबकि यह सरकारी है दोस्तों। तो प्रश्न काल तथा वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प सी ही सही था। 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भी भारत संचार निगम लिमिटेड ने हानि प्रदर्शित की है दोस्तों, याद रखना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइन ने बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो होंगी तो कहां पर होंगी दोस्तों? तो विजयवाड़ा से विजयपुर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो विजयवाड़ा से विजयपुर तक बिछाई जाएंगी। विजयपुर में यह प्रस्तावित पाइपलाइन तेल की हजीरा विजयपुर, याद रखना है, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो याद रखना है दोस्तों, अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है दोस्तों, भारत में तेल कीमतों का निर्धारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल जैसे तेल सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ यानी डीरेगुलेटेड कमोडिटीज हैं, जिनकी कीमतें कौन तय करती हैं दोस्तों? तो तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है फरवरी 2013 पर्यंत? तो याद रखना है दोस्तों, अभी तक ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया था। तो यह तो जो है दोस्तों लेटेस्ट मतलब काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2010 का। अब ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है दोस्तों उसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया। तो याद रखना है कि अक्टूबर 2014 की स्थिति के अनुसार ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, न कि महारत्न कंपनी। मार्चांत 2022 तक के 11 कंपनियों को महारत्न का तथा 13 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, याद रखना है। महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो भेल है, गेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, NTPC है, सेल है, याद रखना है। ऑयल इंडियन नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है दोस्तों यानी ONGCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, BPCL है, HPCL है, PGCIL है और PFC है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ये दिया जो गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी IOC। तो IOC जो है दोस्तों अभी भी जो है क्या है दोस्तों? तो यह इंडियन ऑयल IOC यानी इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है दोस्तों, वर्तमान समय में मैंने वहाँ पर गलत बोल दिया था। तो अभी भी जो है दोस्तों IOC जो है ऑयल इंडिया OIC, सॉरी IOC मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, IOC है OIC है दोस्तों। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIC जो है दोस्तों अभी भी नवरत्न में ही शामिल है, याद रखना है। मैंने वहाँ पे IOC को समझकर इसे बोल दिया था कि यह महारत्न में चला गया है। OIC जो है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऐसा बोल सकते हैं आप। OIL जो है दोस्तों ये इसे नवरत्न की कैटेगरी में रखा गया, जबकि IOC जो है दोस्तों यह महारत्न कंपनी है, याद रखना है। तो मैंने वहाँ पर महारत्न बोल दिया था दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड को, सॉरी।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध यानी जनवरी 2020 में महारत्न की श्रेणी में नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL। ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है दोस्तों वह महारत्न कंपनी नहीं है, बल्कि कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो यह नवरत्न कंपनी है। जबकि IOC जो है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है दोस्तों, यह महारत्न कंपनी है, याद रखना है। नेक्स्ट है अक्टूबर, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 12 है महारत्न कंपनियां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो यह है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है दोस्तों, यह नवरत्न कंपनियों में शामिल है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो BEL है, याद रखना है दोस्तों। BEL जो है वह है जो है दोस्तों नवरत्न कंपनियां हैं, न कि महारत्न कंपनियां। जबकि सेल, ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब महारत्न कंपनियां हैं, याद रखना है। जबकि ये क्या है दोस्तों? तो ये नवरत्न कंपनी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और विस्तार करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, किसे नहीं दिया गया है? तो ऑयल इंडिया को जो है दोस्तों, OIL को जो है, इसे महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक। तो दोस्तों उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र की 4 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था। कौन कौन थे ये 4 कंपनियां दोस्तों? तो ये 4 कंपनियां हैं भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय ताप विद्युत यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। इनके अतिरिक्त बाद में कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल, BPCL, HPCL तथा PGCIL को भी महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवरत्न का विचार संबंधित है। तो नवरत्न का विचार संबंधित है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो ये सभी के सभी जो सार्वजनिक नवरत्न में शामिल है दोस्तों, लेकिन यह सार्वजनिक क्षेत्र का है, याद रखना है। तो वह कौन सा है दोस्तों? तो MTNL है। इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नवरत्न में शामिल है, जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को अभी भी नवरत्न का जो है दोस्तों दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। जबकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, इसको जो है नवरत्न, स्टील सेल को तो अब महारत्न का भी दर्जा दे दिया गया दोस्तों। तो ये तो हटा दीजिए यहाँ से। इसमें पूछा गया था नवरत्न का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि शेष 3 कंपनियां पहले नवरत्न श्रेणी में शामिल थी। वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल एवं पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों महारत्न, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी महारत्न में चला गया दोस्तों। याद रखना है कि कंपनियां शामिल है, जबकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न
जो है दोस्तों श्रेणी में शामिल है, याद रखना है दोस्तों। और वर्तमान समय में मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है दोस्तों, यह भी जो है महारत्न की श्रेणी में शायद शामिल हो गया है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसे चेक कर लेता हूं। हाँ दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी जो है दोस्तों महारत्न में शामिल हो गया। तो याद रखना है दोस्तों, ये लेटेस्ट डेटा है, थोड़ा इसमें पुराना दे दिया गया है। याद रखना है दोस्तों कि कौन कौन से महारत्न में शामिल है। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को डाला ही गया है दोस्तों, हाल ही में मालूम होगा। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भी जो है दोस्तों महारत्न कंपनियां हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह भी जो है दोस्तों महारत्न कंपनियां है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन के लिए? तो ए इसका राइट आंसर था दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि महारत्न और नवरत्न से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? तो कौन सा है दोस्तों? नाल्को जो है दोस्तों, यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसे जो है दोस्तों नवरत्न स्टेटस प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाल्को के भी नाम से हम लोग जानते हैं, वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया था। अद्यतन स्थिति के अनुसार नवरत्न दर्जा प्राप्त 13 कंपनियों में नाल्को भी शामिल है दोस्तों। फरवरी 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितना था दोस्तों? तो याद रखना है 11। अब बढ़कर कितना हो गया है दोस्तों? तो याद रखना है 12, क्योंकि इसमें रूरल वाला भी शामिल कर लिया गया दोस्तों, याद रखना है। नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 तथा मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 61 हैं एवं मिनी रत्न कैटेगरी में 12 कंपनियां हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक का वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो याद रखना है दोस्तों 500 करोड़ की वित्तीय स्वायत्तता दी गई है दोस्तों। तो किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्तता देता है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सितंबर 2006 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। निम्न में से उसे चुनिए जो उक्त 6 में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है दोस्तों उसमें शामिल नहीं है। तो 19 सितंबर 2006 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की जिन 6 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदत्त किया गया था वे इस प्रकार है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो BSNL है, फिर कौन सा है? तो BEML है दोस्तों, फिर है हिंदुस्तान लेटेक्स्ट है दोस्तों तीसरे नंबर पर। फिर कौन है? तो इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड है। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। फिर है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर है दोस्तों। तो उपयुक्त में से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का उल्लेख नहीं है, अतः सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, याद रखना है। हिंदुस्तान लेटेक्स अब जो है दोस्तों हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड हो गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो दोस्तों टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1907 में जमशेदपुर में की गई थी, याद रखना है। एनटीपीसी, सेल और भेल ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियां दोस्तों, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उत्पादन से संबंधित है, तो किस टाइप का उत्पादन करता है दोस्तों? तो वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है कि इससे पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी, या सही नहीं है। पहला है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई निवेश नीति जारी की गई है। फिर है यह सही है, विक्रय कर में 30% छूट 10 वर्षों तक चालू रहेगी, यह भी सही है। नए रोजगार पर 20% सहायकी दी जाएगी, यह भी सही है। तो काफी पुराना डेटा है दोस्तों। राइट आंसर क्या है? डी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई निवेश नीति में उपयुक्त सभी कथन लागू होते हैं, सिवाय इसके कि इससे पूर्व नीति वर्ष 2008 में लागू की गई थी। यह स्टेटमेंट गलत है। फिर दोस्तों सम्मिलित कीजिए, सरकारी नीति दिया गया और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों आपको कि सरकारी नीति कब लागी, सरकारी नीति में सूचना तकनीक नीति कब लाई गई थी? तो वर्ष 2000 में। खनिज नीति कब लाई गई थी दोस्तों? तो 2011 में। होटल नीति कब लाई गई थी? 2006 में। और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी दोस्तों? तो 2010 में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है दोस्तों कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो ये यूपीपीसीएस या यूपी के जितने भी एग्जाम है दोस्तों उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है। लघु एवं मध्यम उद्योग कम लागत से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे निम्न है: उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। तो ये सभी के सभी यूपी पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों सर्वाधिक विकसित है। नेक्स्ट है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो कौन सा है दोस्तों? तो हथकरघा जो है वह रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो हथकरघा है। फिर है दोस्तों BIFR संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम वर्ष 1985 के तहत 1987 में की थी। याद रखना है दोस्तों। इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य है रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति है, फिर जानकी रमन समिति है, मल्होत्रा समिति है और तारपोर समिति है। सबसे पहले तो ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। समिति से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गोस्वामी समिति जो है दोस्तों औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित रही है, बिल्कुल सही है। जानकी रमन जो समिति है दोस्तों वह शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित रही है। मल्होत्रा जो समिति है दोस्तों बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित रही है। जबकि तारापुर जो समिति है दोस्तों, तारापुर जो समिति है बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। तो तारापुर जो समिति है दोस्तों किससे संबंधित रही है? तो पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई थी दोस्तों तारापुर समिति। याद रखना है आपको। से तीनों विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना जो है दोस्तों मेगा फूड पार्क्स इसीलिए भारत सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों 25 अक्टूबर 2011 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 नए मेगा फूड पार्क्स
परियोजनाओं की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी, याद रखना है। जो पहले से घोषित 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त थी। इसकी स्थापना अवसंरचना विकास योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु की जा रही है। नवंबर 2021 तक की स्थितियों के अनुसार देश में कुल 41 मेगा फूड, याद रखना है दोस्तों, 41 मेगा फूड पार्क परियोजना है, जिसमें से 22 क्रियाशील हैं दोस्तों और 17 क्रियान्वयन के तहत तथा 2 सैद्धांतिक स्वीकृति के तहत शामिल है दोस्तों। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका क्या दे रहा है? तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1 और 2, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचनाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए मेगा फूड पार्क भारत सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। फिर है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करने और अपव्यय घटाने हेतु, तो इसके लिए भी लगाया जा रहा है दोस्तों। तीसरा है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। इसका राइट स्टेटमेंट क्या था दोस्तों? तो केवल बी ही सही है, यानी 1 और 2 ही सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर 2008 में अनुमोदित किया था। MFPS के मूल उद्देश्यों में शामिल है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्याप्त उत्तम अवसंरचनाएं सुविधा के साथ फार्म से बाजार तक मूल्य वर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना तथा खराब होने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 20% तक करना और अपव्यय घटाना। परंतु उद्यमियों के लिए उद्गामी एवं पारिस्थितिकी अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना इसमें शामिल नहीं है, अतः इसमें जो है दोस्तों बी विकल्प सही है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगठन का प्रकार है और महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, तो एकल व्यापारी है, फिर है साझेदारी, फिर है सहकारिताएं और सार्वजनिक समिति कंपनियां। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रमुख लक्षण क्या है? एकल व्यापारी का, साझेदारी का, सहकारिताएं का और सार्वजनिक समिति कंपनी का। तो इसका राइट आंसर देख लिया जाए दोस्तों। तो दोस्तों एकल व्यापारी जो है, एकल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर का दायित्व असीमित होता, अर्थात यह फर्म में पूंजी निवेश के अतिरिक्त होता है। साझेदारी संविदात्मक संबंध होते हैं, अर्थात साझेदारी समझौता के द्वारा की जाती है जो लिखित या मौखिक हो सकता है। सहकारिताओं का प्राथमिक लक्षण सदस्यों को सेवा देना है, न कि लाभ कमाना। सार्वजनिक समिति कंपनी में कंपनी अपने शेयरों की बिक्री से पूंजी का क्या करती है दोस्तों? तो संग्रहण करती है, अतः जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो यह कार्य है दोस्तों ITDS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों ITDS का? तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखना है। तो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। यह एक अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस संस्था है दोस्तों, याद रखना है। यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का कार्य करती है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो याद रखना है दोस्तों, वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या कौन करता है? काफी लंबा दिया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है दोस्तों, याद रखना है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को क्या करना है दोस्तों? तो बढ़ावा देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों सरकार द्वारा वित्तीय उत्प्रेरक यानी फाइनेंशियल स्टिमुलेशन, वित्तीय उत्प्रेरक अर्थव्यवस्था को मंदी में उबारने अथवा आर्थिक संकट में पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं दोस्तों, यानी फाइनेंशियल स्टिमुलस जो है दोस्तों वित्तीय उत्प्रेरक से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीति
नीतिगत पहल की है। तो कौन सी नीतिगत पहल की गई है दोस्तों? तो याद रखना, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, यह भारत सरकार के द्वारा नीतिगत पहल की गई है। और एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है दोस्तों प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना, तो यह भी है दोस्तों। तो तीनों को तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करने के साथ साथ एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान की है। विनिर्माण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना भी भारत सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों 101 नंबर से क्वेश्चन को यानी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।